हेलो दोस्तों, टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे मैं सुरजीत आपका स्वागत करता हूं। और ये हमारा टेस्ट 1 है बीपीएससी 69 बीपीएससी जो 30 सितंबर को होने जा रहा है, उसके लिए हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और ये दृष्टि आईएएस का टेस्ट 1 है। इसमें हम जो है इतिहास के एनसीईआरटी आधारित कक्षा 6 से 12 तक के प्रश्नों को देखेंगे और करंट अफेयर्स का जून और जुलाई 2022 का बीच में समावेश किया गया है। तो कुल 150 क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं जिस पैटर्न पे, उसी पैटर्न पे हम क्वेश्चंस को, लेटेस्ट पैटर्न जिससे 68 में जो पैटर्न चेंज हुआ था बीपीएससी में, उसी पैटर्न पे आधारित प्रश्न हैं। और एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे जाते हैं डायरेक्ट, तो उसी एनसीईआरटी से ही ये पूरा क्वेश्चन पेपर बना हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आगे भी इसी तरह की अन्य कोचिंग्स की या फिर दृष्टि आईएएस की आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं किस सब्जेक्ट के आपको टेस्ट चाहिए। तो हम इसमें सेक्शनल टेस्ट और फुल लैंग्थ टेस्ट सभी को कवर करेंगे। फिलहाल हम इसमें इतिहास की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के जो टेस्ट है प्रश्न हैं उनको देखेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन इसमें दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा कहाँ स्थित थी? तो ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित थी। ठीक है, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा बिहार पीसीएस में। और इतिहास का जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनता है और यहाँ ये भी एनसीईआरटी से ही टेस्ट बना हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर थी। और इसकी जो पश्चिमी सीमा की बात करें तो ये सुतकांगे डोर थी, जो कि पाकिस्तान ईरान सीमा पे स्थित थी। और उत्तरी सीमा थी वो सोरतुगही अफ़गानिस्तान में थी। और पूर्वी तो आलमगीरपुर हो ही गई, और दक्षिण में जो सीमा थी वो दाइमाबाद महाराष्ट्र में थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का प्रथम सविनय आंदोलन माना जाता है? तो चंपारण सत्याग्रह को माना जाता है। ये 1917 में हुआ था। और गांधी जी 1915 में, जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह जो किया था वो 1917 का चंपारण सत्याग्रह किया था। और ये किसानों की जो काश्तकारी की सुरक्षा के लिए किया गया था, जैसे कि किसान जो हैं वो अपनी मनमानी रूप से फसल कर सकें। मतलब जो नील की खेती की जा रही थी 3/20 भाग पे 3 कठिया आंदोलन जो चलाया गया था, ठीक है, उसी से संबंधित चंपारण सत्याग्रह था। और खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा से पहले अहमदाबाद सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी, ये हुई थी आपकी 14 फरवरी 1918 में। और खेड़ा सत्याग्रह इसके बाद हुआ था 22 मार्च 1918 को हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से हम लोग क्या है कि ऑप्शन भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ना आके ऑप्शन से बना देता है। तो हम लोग एक्सप्लेनेशन को भी देखते चलेंगे क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस लिपि का प्रयोग जेम्स प्रिंसेप द्वारा सबसे प्राचीन शिलालेखों में किया गया था? तो ब्राह्मी और खरोष्टी का प्रयोग किया गया था, इसीलिए इसका राइट आंसर डी है। आप देख रहे हैं पहले ये 5 ऑप्शन जो हैं इसी तरह से 68 बीपीएससी में पेपर पूछा गया था इसी पैटर्न पे। चौथा ऑप्शन हुआ था उपरोक्त में से एक से अधिक, और 5वां था उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर एक से अधिक ऑप्शन सही है तो डी ऑप्शन को चूज करेंगे हम, और अगर कोई भी सही नहीं है तो ई ऑप्शन को चूज करेंगे। तो जेम्स प्रिंसेप के बारे में देख लेते हैं। जेम्स प्रिंसेप जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल में कार्यरत एक अधिकारी थे। इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि के अर्थ को समझा था। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो है वो डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसे वर्ष 2021 के लिए सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान गया है रामदरस मिश्र को। और कौन से किसके लिए किया गया है? मैं तो यहाँ हूँ, इनका जो काव्य संग्रह है उसके लिए। और प्रोफेसर रामदरस मिश्र जो थे वो प्रख्यात हिंदी कवि और साहित्यकार थे। ठीक है, सरस्वती सम्मान के बारे में जाने तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 1951 में स्थापित किया गया था, और तब से ये दिया जा रहा है। और ये सम्मान अनुसूची 8 में जो शामिल भाषाएं हैं देश में, तो उनको उन सभी भाषाओं में 22 भाषाओं में दिया जाता है। और इसमें 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत मध्यपाषाण काल में हुई थी। मध्यपाषाण काल के दौरान पुरानी दुनिया में जानवरों को पालतू बनाने और पौधों को रोपने के लिए प्रयास किए गए थे। ठीक है, और इसमें जो है कुत्तों को सबसे पहले मध्य एशिया में कम से कम 15,000 वर्ष पहले कुत्तों को सबसे पहले पाला गया था।
और इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो गया वो मध्यपाषाण काल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है संस्कृत निम्न में से किस भाषा समूह से संबंधित है? तो संस्कृत संबंधित है इंडो यूरोपियन से, ठीक है। तो इंडो यूरोपियन और चीनी तिब्बती भाषा समूह विश्व में सबसे बड़े 2 समूह हैं और संस्कृत जो है इंडो यूरोपियन के रूप में जाने वाली भाषा समूह का हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसको मैच करते हैं। हड़प्पा जो है इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने कराई थी, मोहनजोदड़ो की आर डी बनर्जी ने, लोथल की जो कराई थी SR बिष्ट ने और धौलावीरा की लोथल की SR राव ने, धौलावीरा की RS बिष्ट ने। तो इसका राइट आंसर है 7 का बी, ठीक है। तो हड़प्पा की खोज हुई थी वो दयाराम साहनी ने 1921 में कराई थी और मोहनजोदड़ो की जो राखेलदास बनर्जी ने कराई थी RD बनर्जी ने, वो 1922 में कराई थी। और लोथल की जो हुई थी वो SR राव ने 1953 में कराई थी, ठीक। और रही बात धौलावीरा की, तो धौलावीरा RS बिष्ट ने 1985 में कराई थी। कभी कभी इनका सीक्वेंस भी पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से कौन सा मध्यपाषाण स्थल बिहार में स्थित है? कौन सा स्थल जो है वो बिहार में स्थित है ये बताना है। तो ये आपका पैसरा, जो पैसरा है ये बिहार में स्थित है, ठीक है। और बाकी और ये स्थल कहाँ पे हैं ये देख लेंगे। तो पहले मध्यपाषाण स्थल है ये पैसरा, ये बिहार में है। और लंगना जो है वो आपका गुजरात में है। और दमदमा और ये महादहा ये सभी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। दमदमा है, महादमा है, चौपानी मांडो है, सराय नाहर राय है, ये सभी उत्तर प्रदेश में है। और ये संकन कल्लू आपने सुना होगा एक, किब्बनहल्ली ये कर्नाटका में है। तो ये भी आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है ताम्रपाषाण कालीन उत्तर भारत में मृदभांडों की कौन सी शैली प्रचलित है? तो ये शैली जो प्रचलित है गेरुए रंग के मृदभांड की, ठीक है। तो ताम्रपाषाण कालीन उत्तर भारत में गेरुए रंग के मृदभांड, जिसको OCP कहते हैं, OCP संस्कृति ये पाई जाती है और इस पर काले चित्र डिजाइन होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से कौन सी मैथिली साहित्य की प्राचीनतम कृति है? तो मैथिली साहित्य की कृति पूछी है तो ये है वर्ण रत्नाकर, यानी 10 का ए ऑप्शन सही है। ऐसा माना जाता है कि मैथिली भाषा मूल रूप से पूर्वी भारतीय है, इस प्रकार हिंदी जो कि मूल रूप से मध्य भारतीय है इससे अलग है। मैथिली की सबसे पहली कृति ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा लगभग 1224 ईस्वी में रचित वर्ण रत्नाकर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पूर्व समय से आरंभ करते हुए भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो आइए व्यवस्थित करते हैं। तो जो बॉम्बे दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त हुआ था ये हुआ था 1818 में, ठीक है। और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब हुआ था? तो ये हुआ था 1793 में। और संताल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में संताल विद्रोह हुआ था। और जो कृषि मूल्य में गिरावट की शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1820 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया बी, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो गया। इसके साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको भी याद रखेंगे। जैसे 1765 में क्या हुआ था? तो 1765 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल की दीवानी पर नियंत्रण हुआ था। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक एक्ट आया था। और 1840-50 में बॉम्बे दक्कन में कृषि विस्तार की धीमी प्रक्रिया देखी गई। और 1875 में दक्कन के गाँव में रैयतों का विद्रोह हुआ। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय वस्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखो शिंट एक छापेदारी पहला सही है ऑप्शन, शिंट एक छापेदारी सूती वस्त्र है, सही है। दूसरा जो है बंडाना शब्द का इस्तेमाल गर्दन अथवा सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता था। तो ये ऑप्शन भी सही है। और भारत में पहली सूती मिल वर्ष 1854 में मुंबई में कताई मिल के रूप में स्थापित हुई थी। तो ये भी सही है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन सही हैं। तो इस हिसाब से पहला, दूसरा और पहला और तीसरा ये दोनों सही हो गए ना। तो
देखा जाए तो बी भी सही है, 2 और 3 भी सही है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो गया डी, यानी एक से अधिक इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रतिहार शासक जो है महिपाल प्रथम, इनके बारे में बताना है। तो इनके बारे में कौन सा सही है, तो उसने गद्दी तो हासिल की परंतु राष्ट्रकूटों ने उसे पराजित कर दिया, तो ये ऑप्शन इसका सही है। राजवंश का प्रथम शासक ये गलत हो गया क्योंकि प्रथम शासक जो थे वो नागभट्ट प्रथम थे, ठीक है। और भांडी अथवा भट्टी वंश को पराजित करने में सफल रहा, तो ये भी गलत है। इनके कुछ शासकों की बात करें तो नागभट्ट प्रथम जो पहले शासक थे, वत्सराज एक शासक थे, 775 से 800 ईस्वी में रहे। और महिपाल प्रथम जो इनका शासन काल था वो था 912 से 944 ईसा पूर्व, ठीक है। और इन्हें राष्ट्रकूटों ने पराजित कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्न में से किस क्रिकेट टीम ने वर्ष 2022 का रणजी ट्रॉफी फाइनल जीता है, तो ये किसने जीता, मध्य प्रदेश ने, ठीक। मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो फाइनल हुआ था इसका, तो मुंबई को 6 विकेट से हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी 2022 खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक आप सभी जानते हैं कौन है, ये हैं चाणक्य। विष्णुगुप्त नाम से भी इन्हें जाना जाता है, कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये एक दार्शनिक और प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य जो 350 ईसा पूर्व से 275 ईसा पूर्व तक रहे। और साम्राज्य के संस्थापक जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनके प्रधानमंत्री के रूप में ही रहे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 अभिधम्म पिटक संबंधित है, तो अभिधम्म पिटक जो है वो दर्शन के जुड़े विषय से संबंधित है, ठीक है। बौद्ध धर्म में जो दर्शन से जुड़े विषय हैं इससे संबंधित है। और कुछ और पिटक हैं, 2 पिटक और हैं। एक तो बिना पिटक है, बिना पिटक जो है वो नियमों और विनियमों से संबंधित है संघ के, और इसमें बुद्ध की शिक्षाओं और उपदेशों को से संबंधित जो है वो सुत्त पिटक है। तो 3 पिटक होगा, अभिधम्म पिटक, बिना पिटक जो है वो नियमों से संबंधित है, अभिधम्म पिटक दर्शन से जुड़ा हुआ है, और जो सुत्त पिटक है वो बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 रैयतवाड़ी प्रणाली के बारे में। तो रैयतवाड़ी जो प्रणाली है ये जो है थॉमस मुनरो किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। इसमें पूछा गया है कौन कौन सा साथ में थे, तो थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, ये दोनों ही इन्होंने मतलब प्रथम बार वर्ष 1820 में थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा कंपनी के क्षेत्रों में इसको प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो गया। और इस प्रणाली के अंतर्गत क्या था कि रैयत नामक व्यक्तिगत काश्तकार को भूमि की बिक्री, हस्तांतरण और पट्टे पर देने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। रैयतवाड़ी प्रणाली के माध्यम से भू राजस्व का भुगतान काश्तकारों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन को किया जाता था। और ये कब स्थापित हुई थी, 1792 में मद्रास प्रांत तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन में जो बोल रहा हूँ उसको आप ऐसे ही इग्नोर ना करें, वो एक्सप्लेनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, उससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। तो ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में उसके ऑप्शंस को जो डिस्कस किया जा रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। और पूरा टॉपिक देखो, अगर रैयतवाड़ी पूछा है तो रैयतवाड़ी पूरा टॉपिक ही कवर हो रहा है उस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक। तो निम्न में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मार्सेइस में यंग इटली एक भूमिगत समाज की स्थापना की थी, तो ये किसने स्थापना की थी, ये स्थापना की थी जियोसेपे मैत्सिनी ने, ठीक है। तो यंग इटली की स्थापना की थी जियोसेपे मैत्सिनी ने, और ये एक इतालवी राष्ट्रवादी और देशभक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो ये देखना है कौन सा आंदोलन जो है वो कब हुआ था। सविनय अवज्ञा 1930 में हुआ था, असहयोग 1920 में, भारत छोड़ो 1942 में, और खिलाफत 1919 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब बात क्रोनोलॉजी तरीके से भी इसे पूछा जा सकता है कि कौन सा पहले हुआ था, क्रम से लगाइए। तो देखो स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, याद रख, मैं कुछ महत्वपूर्ण डेट बता रहा हूँ। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ, जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ, खिलाफत और असहयोग आपने देखा ही, 1919 में खिलाफत हुआ, 1920 में असहयोग हुआ, चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ, दांडी यात्रा 1930 में हुई, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में देखा आपने, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, कौन से दार्शनिक भौतिकवादी चिंतन में विश्वास करते थे? तो कौन से दार्शनिक विश्वास करते थे? ये आपके इसका राइट आंसर जो है वो एक से अधिक होगा, इसलिए राइट आंसर इसका डी होगा। तो कौन कौन से दार्शनिक इसमें विश्वास करते थे? वो करते थे आपके चारवाक और अजीत केशकवलिनी, ठीक है, ये दोनों ही विश्वास करते थे आपके भौतिकवादी चिंतन में। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, बिंबिसार के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो बिंबिसार के बारे में देखा है तो वह बौद्ध का समकालीन था, सही है, और कौशल के शासक की बहन से विवाह उपरांत उसे दहेज के रूप में काशी प्राप्त हुआ, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो गया है कि इसका डी, ठीक। और उसने अवंती पर, इसका देखते हैं तीसरा गलत है क्या? तो उसने अवंती पर अधिकार किया, ये गलत है, क्योंकि उसने अवंती के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा लेकिन सैन्य शक्ति के द्वारा अंग पर कब्जा कर लिया। तो इसने मैत्रीपूर्ण संबंध बना के रखा था, तो ये गलत हो गया। और उसने अंग के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा, तो ये उल्टा है, अंग पे कब्जा कर लिया था और अवंती के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना के रखा था। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, निम्न में से किस साम्राज्य ने दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली के समान नायक प्रणाली को अपनाया? तो ये अपनाया किसने? इसका राइट आंसर भी डी है, क्योंकि किस साम्राज्य ने अपनाया था वो हम देखते हैं। तो ये प्रणाली जो है, एकता प्रणाली, वो 13वीं शताब्दी के दौरान काकतीय साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, इन दोनों ने अपनाया था, ठीक है। या मतलब काकतीय साम्राज्य और लगभग 1500 ईस्वी, उससे पहले विजयनगर साम्राज्य ने भी ये इसको अपना लिया था। तो विजयनगर साम्राज्य के तहत कौन कौन शासक थे? कृष्णदेव राय, अच्युतदेव राय के शासनकाल में इस प्रणाली की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, पूसा विहार, पूसा बसंती, पूसा नारंगी। पूसा विहार, बसंती और पूसा नारंगी जो हैं, ये किस चीज़ की किस्में हैं? तो ये गेंदे के फूल की किस्में हैं, ठीक है। ये गेंदे के फूल की 3 किस्में हैं, पूसा विहार, पूसा बसंती और पूसा नारंगी। और ये जो सामान्यतः पौधों में रोपाई के 45 से 60 दिन के बाद फूल आने लगते हैं इसमें, और रोपण के 80 दिन के बाद अधिकतम उपज प्राप्त हो जाती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऋग्वेद में निम्न में से किस देवता का सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है इंद्र का। इंद्र का उल्लेख सबसे ज़्यादा बार मिलता है। तो इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता माने गए हैं, उन्हें पुरंदर कहा जाता था, और ऋग्वेद में इनका सबसे ज़्यादा बार इनका वर्णन मिलता है। और अग्नि जो थे, वो अग्नि को भगवान और आमजन के बीच मध्यस्थ के रूप में देखा जाता था। और सूर्य अंधकार को दूर करने वाले देवता थे। इसके बाद जल के देवता वरुण का महत्व है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किस देश में ऑरिकल अस्थिलिपि ये या ऑरिकल बोन्स स्क्रिप्ट पाई गई है? तो ये पाई गई है चीन में, ठीक। लगभग 3500 ईसा वर्ष पूर्व चीन में लेखन के प्रथम प्रमाण मिले, और ये अभिलेख पशुओं की अस्थियों पर थे, जिसे ऑरिकल अस्थिलिपि कहा गया, क्योंकि इनका उपयोग भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। ये मस्जिद दे रखी हैं, और ये उनके जो भी शासक हैं जिन्होंने बनवाया वो दे रखा है, तो उसको मैच करना है। जो मोट की मस्जिद थी वो बनवाई थी वज़ीर मियाँ भोइया ने। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। और जमाली कमाली मस्जिद ये फजल अल्लाह ने बनवाई थी। और बेगम मस्जिद ये मोहम्मद तुगलक ने बनवाई थी, बेगमपुरी मस्जिद। राइट आंसर है इसका ए, ठीक है। तो मोट की मस्जिद जो थी, इसका निर्माण 1505 में अफ़गान लोदी राजवंश के दूसरे शासक सुल्तान सिकंदर लोदी के उर्फ निज़ाम खान के जो शाही दरबार के वजीर थे मियाँ भोइया, इन्होंने बनवाई थी। और ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद 1192 और वर्ष 1198 के बीच कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। और 1230 में इल्तुतमिश ने अपने प्रार्थना कक्ष को मूल परिक्षेत्र से बाहर की ओर विस्तारित किया, जिसके कारण कुतुब मीनार इसमें शामिल हो गया। और जमाल कमाली मस्जिद ये महरौली में स्थित है, और ये 1528 और वर्ष 1536 के बीच बनाई गई थी फजल अल्लाह के द्वारा। बेगमपुरी मस्जिद मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में बनाई गई थी, विश्व के सेंचुरी के नाम से या मतलब जानी जाती है, ठीक है। और ये जहाँ पनाह की मुख्य मस्जिद थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ भी मैच करना है। तो कौन से साक्ष्य कहाँ से मिले हैं ये बताना है। तो देखते हैं। चावल के साक्ष्य कोल्डिवा से मिले हैं,
गेहूं के मेहरगढ़ से, मसूर के बुरजोम से, बाजरा के हल्लूर से। राइट आंसर इसका हो गया ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो 28 सहायक संधि किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। और कब प्रारंभ की गई थी? 1798 में। ठीक है, 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा आरंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 बी देखते हैं। एक्चुअली ये पहले समझ लो सहायक संधि थी क्या। तो सहायक संधि ये थी कि ब्रिटिश सेना के रखरखाव हेतु कंपनी को पैसा देने के लिए मजबूर किया जाता था इसमें, और अंग्रेज़ों से सुरक्षा के बदले, मतलब आपके जिसके तहत क्या होता था, भारतीय राज्य के शासक जो होते थे वो अपने दुश्मनों के विरुद्ध अंग्रेज़ों से सुरक्षा लेते थे, और बदले में ब्रिटिश सेना का रखरखाव जो है वो ब्रिटिश सेना देखती थी, और आप पैसा देते थे ब्रिटिश सेना को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थल हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो जो आपका है वो मोहनजोदड़ो ये स्थित है, एक मिनट, मोहनजोदड़ो स्थित है, इसको मृतकों का टीला कहा जाता है, और ये सिंधु नदी के दाहिने तट पे है। ठीक है, और बनावली जो है, बनावली स्थित है सरस्वती नदी के तट पे, फतेहाबाद हरियाणा में। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, शक संवत का संस्थापक कौन था? तो शक संवत का जो संस्थापक था वो कनिष्क था। ठीक है, जो कनिष्क का शासनकाल था वो 78 से 120 ईस्वी के मध्य था। 78 ईस्वी में इसने शक संवत का संस्थापक बनाई है, और इसकी राजधानी थी पुरुषपुर, या आधुनिक जो पेशावर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से किस एक में तीनों पाषाण कालों में होने वाले परिवर्तन का दर्शन होता है? तो ये किस में होता है? चौपानी मांडो में। तो चौपानी मांडो वह स्थान है जो तीनों पाषाण युगों, जैसे पूर्वपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में जो होने वाले परिवर्तन है उसको दर्शाता है। कैसे दर्शाता है? तो मध्य पाषाण काल के जो मधुमक्खी के छत्ते हैं, ये अच्छी तरह से डिजाइन किए गए मिट्टी के बर्तन शामिल हैं। ये बताते हैं कि मध्य पाषाण काल में भी इसका अस्तित्व था। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, कौन से महाजनपद अधिनायकवादी प्रकृति के हैं? तो ये हैं आपके कंबोज और गांधार, यानी राइट आंसर हो गया इसका सी। ठीक है, तो कैसे हैं महाजनपद काल में? 16 महाजनपद थे टोटल, और महाजनपद को दो तरीके से बांटा गया था, एक तो राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र जो थे वो गांधार, कंबोज, और मतलब जो बात हो रही है अधिनायकवादी प्रकृति के, तो उसमें गांधार, कंबोज, काशी, वत्स, अवंती, चेदी, कुरु, पांचाल, मत्स्य और अंग, कौशल, मगध, सूरसेन आदि शामिल थे। और गणतंत्र में अस्मक, मल्ल और बज्जी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, उपनिषदों में संवाद है। तो क्या है उपनिषदों में संवाद? तो ये छात्र और शिक्षक के मध्य जो संवाद है इसे उपनिषद कहते हैं। ठीक है, उपनिषद हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं जिन्हें सनातन धर्म के रूप में भी जाना जाता है, और इसका अर्थ है शाश्वत आदेश या अनंत पथ, और इसका नाम मतलब है पास में बैठकर जो शिष्य जो है गुरु के उपदेशों को सुनते थे, इसे उपनिषद कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी? तो किसने रखी थी? ये रखी थी कुमारगुप्त ने। ठीक है, कुमारगुप्त के बारे में देख लेंगे। ये महेंद्रगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, और 415 से 455 ईस्वी के मध्य इसका शासन था। गुप्त वंश के अंतिम महान सम्राटों में से एक था कुमारगुप्त। ठीक है, और इसने जो है अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन किया था। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे, देखो खुद ही कि किस तरह से आपका टॉपिक क्लियर हो रहा है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं अगर आपको आगे भी इसी तरह की टेस्ट सीरीज चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से किस स्थान पर अशोक स्तंभ के शिलालेख प्राप्त नहीं हुए हैं? कौन से स्थान पे अशोक स्तंभ के शिलालेख प्राप्त नहीं हुए हैं ये बताना है। तो गिरनार से प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, बाकी गांधार और मेरठ से प्राप्त हुए हैं। तो जो अशोक का जो शासनकाल था वो 268 से 232 ईसा पूर्व था, और अशोक के जो शिलालेख हैं, अध्यादेश हैं, उनको 3 प्रकार में बांटा गया था, पाषाण शिलालेख, स्तंभ शिलालेख और गुफा शिलालेख। तो पाषाण शिलालेख जो थे वो 14 दीर्घ तथा लघु पाषाण शिलालेख थे,
स्तंभ शिलालेख में 7 दीर्घ, 4 लघु और 2 तराई स्तंभ शिलालेख थे, और गुफा शिलालेख में केवल एक था, बराबर की पहाड़ियों में जो मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा। तो ये कब की गई थी? 1876 में की गई थी बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना। और प्रार्थना समाज के 4 सूत्रीय इसका सामाजिक एजेंडा था। एक तो जाति व्यवस्था की अस्वीकृति, महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और पुरुषों और महिला दोनों के लिए विवाह की उम्र में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। इसमें कहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? तो राख के चिन्ह जो मिले हैं वो कुरनूल से मिले हैं, और पत्थर के औजार मिले हैं आपको होसंगी से, और शुतुरमुर्ग के अंडे का कवच पटने से मिला है, और जुते हुए खेत कालीबंगन से। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो गया 37 का ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो ये है कि हम्पी के संबंध में बताना है कि कौन से कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, तो हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है, सही है। महानवमी उत्सव हम्पी में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक था, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो गया बी हो गया, क्योंकि विजय विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में राजा देवराय प्रथम ने करवाया था। ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि इसका जो निर्माण करवाया था वो 15वीं शताब्दी में राजा देवराय प्रथम ने नहीं, देवराय द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। महापाषाणों के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी हो गया, क्योंकि एक से अधिक ऑप्शन सही हैं। तो कौन कौन से सही हैं ये देख लेते हैं। महापाषाण को इन्हें लोगों के द्वारा सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया गया था, इसका पहला ऑप्शन है। और इनका उपयोग कब्रगाहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। तो पहले हम महापाषाण के बारे में समझ लेते हैं। महापाषाण को लोगों के द्वारा कब्रगाहों को चिन्हित करने के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, महापाषाण कब्रें जो होती थी वो बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी, जो संपूर्ण दक्कन यानी दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व और कश्मीर में प्रचलित थी। महापाषाण परस्थल जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे, कुछ महापाषाण जमीन के नीचे दिखते हैं, नीचे भी होते थे। ठीक है, और सामान्यतः मृतकों को विशिष्ट बर्तनों के साथ दफना दिया जाता था, जिन्हें काले एवं लाल बर्तनों के नाम से जाना जाता था। इन कब्रगाहों के पास जो अन्य वस्तुएं मिली हैं उनमें लोहे के औजार तथा हथियार और घोड़े के कंकाल, सामान, पत्थर और सोने के आभूषण मिले हैं। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में अधिक वस्तुएं पाई गई हैं, और कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल पाए गए हैं। कभी कभी घरों के भीतर ही इन्हें दफना दिया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। आप देखो ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो आप ये ना देखें कि क्लास बड़ा हो रहा है। आप ये देखें कि आपको इतिहास में इतना पढ़ के आपका काम चल जा रहा है, तो क्लास अगर 1.5 घंटे का भी हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 1.5 घंटे में हिस्ट्री एनसीईआरटी कवर कर लेना बड़ी बात है। ठीक है, तो देखते हैं निम्न में से किस वेद में ब्यास तथा सतलज नदियों के साथ ऋषि विश्वामित्र के संवाद का उल्लेख मिलता है। तो ये मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, तो देखिए ये सिर्फ आपके बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बीपीएससी 69 के लिए, ये साथ में आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा हो रही है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे वहाँ भी। ठीक है, लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन टॉपिक्स तो सेम रहने हैं और पैटर्न भी सेम रहना है। तो इसका राइट आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख निम्न में से किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद में जो है आपको वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो ब्राह्मण मुख से इन्होंने बताया है कि ब्राह्मणों का जो जन्म हुआ वो एक महापुरुष के मुख से हुआ, क्षत्रियों का भुजाओं से, वैश्य का जांघों से और शूद्रों का पैरों से। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने किस स्थान पर अश्वमेध यज्ञ कराया था? तो ये कराया था जगतगिराम में। ठीक है, शुंग वंश के बारे में जानते हैं। राजवंश की स्थापना ये जो हुई थी वो मौर्य वंश के शासनकाल के पश्चात पुष्यमित्र शुंग ने की थी 185 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 में देखते हैं कि कौन सा शतपथ ब्राह्मण के में रुद्र से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है, इसका राइट आंसर जो है वो डी है। क्यों? क्योंकि
इसमें कौन कौन जुड़ा हुआ है? तो एक मिनट, शतपथ ब्राह्मण में रुद्र के नामों की सूची से पशुपति, सर्व और बहिक और भव, ये 4 जुड़े हुए हैं। ठीक है, चौथा दिया नहीं है, भव है चौथा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है BVR सुब्रमण्यम को। ठीक है, नीति आयोग के बारे में बात करें तो इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और गवर्नर काउंसिल में CM स्टेट के और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं यूटीज़ के शामिल रहते हैं। ठीक है, और BVR सुब्रमण्यम ने परमेश्वर अय्यर का स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, पुस्तक है हर्षचरित, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जो हैं हर्षचरित पुस्तक के लेखक हैं बाणभट्ट। ठीक है, और भी जैसे हर्षवर्धन हैं और अश्वघोष, इनके बारे में देखते हैं। तो हर्षचरित पुस्तक लिखी है बाणभट्ट ने संस्कृत भाषा में, और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, पहले ये देख लो। अकबरनामा लिखी है अबुल फजल ने, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने, और शाहनामा फिरदौसी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का। ये 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था, इसके लिए वर्ष 1919 में हंटर आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित कौन नहीं है? ये बताना है। तो चंद्रशेखर आज़ाद इससे संबंधित नहीं है, बाकी ये राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह इससे संबंधित थे। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसमें HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों ने ब्रिटिश खजाने से भरी एक ट्रेन को लूटा था। ठीक, और इसमें कौन कौन शामिल थे? राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह। ये काकोरी षड्यंत्र केस जो 1925 में हुआ था, इसमें शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, 48 में गांधी इरविन समझौते का भाग नहीं था पूछा है, तो कौन सा नहीं था? तो हिंसा के लिए आरोपित कैदियों की रिहाई, ये गांधी इरविन समझौते का भाग नहीं था। तो 5 मार्च 1931 को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता गांधी और भारत के ब्रिटिश वायसराय 1926 से 31 तक रहे लॉर्ड इरविन, इनके बीच ये समझौता हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऋग्वैदिक समाज के बारे में दे रखा है, तो इसमें कौन से कथन सही हैं? तो इसका जो अधिक पुत्रों का होना वरदान माना जाता था, यही ऑप्शन सही है 49 का बी। ठीक है, तो ऋग्वेद में कहा गया है कि 10 पुत्रों का होना एक वरदान के रूप में माना जाता है, इसीलिए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, चोल शिलालेखों के अनुसार पल्ली चंदम जो है, इसके बारे में बताना है। तो ये क्या था? ये जैन संस्थानों को दान की गई भूमि थी। ठीक, और ये जो दे रखी है गैर ब्राह्मण कृषक स्वामियों की भूमि, इसको कहा जाता था बेलन बगई, और ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली भूमि होती थी, इसको ब्रह्मदेव कहते थे। और जैन संस्थानों को जो भूमि दी जाती थी, इसको पल्ली चंदम बोलते थे, यह भी बताया। और विद्यालयों के रखरखाव के लिए दी गई भूमि ये शाला भोग कहलाती थी। ठीक है, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि देवदान कहलाती थी। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो एक तरफ प्रशासनिक कार्य दे रखे हैं, एक मिनट, एक तरफ अधिकारी दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके कार्य दे रखे हैं। ठीक है, तो जो भागदुक था ये कर संग्रह करता हुआ करता था, और सुत जो था वो सारथी था, और पालागल जो था वो दूत था, और अक्षावाप जो था वो लेखाकार था। ठीक है, तो 51 का राइट आंसर जो हो गया वो हो गया सी। ये जो अधिकारी थे इनको हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हाल ही में कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो ये नई दिल्ली से। क्वेश्चन नंबर 53 है, कौन सा कथन जैन धर्म के संबंध में सही नहीं है? नहीं पे विशेष ध्यान देना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कौन सा कथन सही नहीं है जैन धर्म के बारे में? तो इसका राइट आंसर है 3, मतलब जैन धर्म के 4 सिद्धांत थे, तो 4 सिद्धांत नहीं थे जैन धर्म के। ठीक है, जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं, आपको पता ही है। बाकी और इसके बारे में जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो सही हैं। तो 5 सिद्धांत कौन कौन से थे? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और सत्य, ब्रह्मचर्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं,
कौन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था? तो हरिशेन जो था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और समुद्रगुप्त का सब जो शासनकाल था वो 335 से 380 ईसा पूर्व था, वो 80 ईस्वी तक था। उनका हरिशेन का समुद्रगुप्त दरबारी कवि था और उन्हें 100 युद्धों का नायक बताया गया है। ठीक है। और हरिशेन जो समुद्रगुप्त थे इसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी कराया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की? तो ये पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? ये की थी 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया। ठीक। और स्वराज की मांग जो पहली बार की गई थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी कलकत्ता में वर्ष 1886 में कांग्रेस के अधिवेशन में, और ये उनका अध्यक्षीय भाषण था, उसमें उन्होंने इसकी मांग उठाई थी। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में वंदे मातरम जो है पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, कौन सा प्राचीन भारत में महाजनपद नहीं था? तो कौन सा महाजनपद नहीं था? तो लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी महाजनपद नहीं था। तो पौराणिक बौद्ध और जैन परंपरा के अनुसार 16 महाजनपद थे। तो कौन कौन से थे? गांधार, कंबोज, अस्मक, वत्स, अवंती, सूरसेन, चेदी, मल्ल, कुरु, पांचाल, मत्स्य, बज्जी, अंग, काशी, कौशल और मगध। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, विश्व का सबसे बड़ा जीवाणु जिसका नाम है थियोमार्गरिटा मैग्निस्पा, ये कहाँ खोजा गया है? तो ये खोजा गया है कैरिबियन मैंग्रोव में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? ये किए थे कुषाण शासकों ने। सर्वप्रथम पहली शताब्दी में सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं, 60 निम्न में से बौद्ध तीर्थ स्थलों में से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? तो ये जो है रामभार स्तूप बिहार में स्थित नहीं है। और बाकी ये जो गृद्धकूट पर्वत है, सुजाता कुटी है, ये दोनों बिहार में स्थित हैं। गृद्धकूट पर्वत का आकार बैठे हुए गिद्ध के समान है, इसीलिए इसे गृद्धकूट पर्वत इसका नाम पड़ा। और सुजाता मंदिर जो है, सुजाता कुटी, इसका सुजाता मंदिर सुजाता नाम की एक विनम्र आदिवासी स्त्री को समर्पित है, जिन्होंने गौतम बुद्ध को हलवा यानी दूध चावल चढ़ाया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश में है ये रामभर स्तूप है, ये उत्तर प्रदेश में है और ये बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र धर्म स्थलों में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश को 2 राजधानियाँ थीं? तो ये थी कुषाण वंश की, कुषाणों की 2 राजधानियाँ थीं। तो कुषाण वंश जो है इसकी 2 राजधानियाँ थीं, मथुरा और पेशावर। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, बिहार के किस जिले में हाल ही में गिद्धेश्वर पर्वत की चट्टानों में प्राचीन मानव की सांस्कृतिक गतिविधियों के साक्ष्य मिले हैं? तो ये हमने अभी देखा, कहाँ पे था ये बिहार में है, नालंदा जिले में। क्वेश्चन नंबर 63 है, महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो कौन सी घटना के बाद वापस ले लिया था? चौरी चौरा कांड के बाद। ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। आधुनिक उत्तर प्रदेश जो है उस टाइम संयुक्त प्रांत नाम से था। तो गोरखपुर ज़िले में ये घटना हुई थी, जिसके बाद जो है इसमें 23 पुलिसकर्मियों को मार दिया गया था। तो महात्मा गांधी ने जो दृढ़ता से हिंसा के विरुद्ध थे, उन्होंने इस घटना को 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 है, इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है वो किसकी है? तो ये पुस्तक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक कौन कौन सी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की थी। ठीक। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वी.डी. सावरकर की थी। पख्तून खान बहादुर गफ्फार खान की थी। प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट लॉर्ड कर्जन की थी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की थी। आनंद मठ और देवी चौधरानी और सीताराम, ये तीनों बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तकें थीं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दमित वर्ग संघ की स्थापना की थी? तो ये किसने की थी बताइए? ये की थी भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर ने इसकी स्थापना 1930 में की थी। और जगजीवन राम के बारे में बात करें तो ये महात्मा गांधी का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। दलितों को धर्मांतरण रोकने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था। ज्योतिबा फुले जो है उन्होंने सोसाइटी ऑफ ट्रुथ सीकर्स या सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1873 में।
क्वेश्चन नंबर 66 है, बाबा रामचंद्र किस आंदोलन के नेता थे? तो बाबा रामचंद्र जो थे वो अवध में किसान आंदोलन के नेता थे। ठीक है, अवध में किसान आंदोलन के प्रमुख नेता सन्यासी बाबा रामचंद्र थे। और अवध किसान आंदोलन के दौरान उनकी 3 मांगें थीं, कराधान में कमी, बेगार की समाप्ति और दमनकारी भूस्वामी जो हैं इनका सामाजिक बहिष्कार। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में कौन सा कदम सही नहीं है ये बताना है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है बताना, नहीं पे विशेष ध्यान देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है सी, उसने अपने सैनिकों को नगद वेतन के स्थान पर इक्ता के रूप में भुगतान किया। यही गलत है, क्योंकि उसने नगद वेतन की प्रथा उसी ने ही स्टार्ट की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान था, पहला जो था वो जलालुद्दीन खिलजी था, और जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया था। और 1296 से 1316 तक 20 वर्षों तक इसका शासन रहा था। सिकंदर सानी इसने उपाधि धारण की थी, और उसने गुजरात, रणथंभौर, मेवाड़, मालवा, जालौर, वारंगल, मदुरई पर विजय प्राप्त की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, किताबुल हिंद एक तरह रिहला, अकबरनामा, बादशाहनामा, ये किसकी किताबें हैं देखते हैं। तो ये किताबें जो हैं वो किताबुल हिंद जो है वो अलबरूनी की है, और ये रिहला जो है वो इब्न बतूता की है, अकबरनामा अबुल फजल की है, बादशाहनामा अब्दुल अहमद लाहौरी की है। तो राइट आंसर इसका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं, किस देश ने 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी? तो ये किसने मेज़बानी की थी? ये मेज़बानी की थी चाइना ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 हड़प्पा स्थल के बारे में है कि निम्न में से किन पशुओं की अस्थियां जो है हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई हैं? तो किन पशुओं की प्राप्त हुई हैं? ये प्राप्त हुई हैं हमें सुअर की, और भेड़, बकरी, भैंस, मवेशी, इन सभी की प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 71 है, अल्लूरी सीताराम, एक तरफ ये दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके विद्रोह से कौन संबंधित था? ठीक है, कौन उनका लीडर था? तो देखते हैं कौन किससे संबंधित था। अल्लूरी सीताराम राजू जो था वो रंपा विद्रोह से संबंधित था। ठीक है, और बुद्धो भगत लारका विद्रोह से, गोविंद गुरु भगत आंदोलन से, और लक्ष्मण नायक कोरापुट विद्रोह से। ठीक है, और ये कब हुए थे? तो जो बुद्धो भगत जो अल्लूरी सीताराम राजू का जो आंदोलन था रंपा विद्रोह, ये 1922 में हुआ था। और बुद्धो भगत झारखंड में राज्य से संबंधित हुआ था जो लारका विद्रोह, ये 1832 में हुआ था। और जो भगत आंदोलन था, भगत आंदोलन कब हुआ था? कमेंट करके बताइए आप, भगत आंदोलन कब हुआ था। और बाकी ये जो मांझी विद्रोह हुआ था वो 1785 में हुआ था। खासी विद्रोह 1833 में हुआ था। संबलपुर का विद्रोह जो हुआ था वो 1857 में हुआ था। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। देखिए, हम इस वीडियो में 75 क्वेश्चन कवर करेंगे, बाकी 75 क्वेश्चन जो होंगे वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में 75 क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो दो पार्ट में 150 क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, नहीं तो एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और तो क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। अकबर के शासनकाल के दौरान भूवर्गीकरण के अनुसार आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो है, देखो इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसके बारे में हम पूरा समझ लेते हैं। अकबर के शासनकाल के दौरान जो भूवर्गीकरण था, तो बादशाह अकबर ने अपनी गहन सूझबूझ से भूमि का वर्गीकरण किया और प्रत्येक भूमि के लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित किया। पोलज जो है वो वह ज़मीन थी जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी, जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। ठीक है, तो ये सही है। परौती वह ज़मीन होती थी जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि वह अपनी खोई हुई क्षमता को वापस पा सके। ठीक, ये भी सही है। और चचर वह ज़मीन होती थी जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती थी। बंजर वह ज़मीन थी जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों से खेती ना की गई हो। ठीक है, तो ये सभी सही हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर डी है।
क्वेश्चन नंबर 73 है, सूफी संतों की बातचीत का वर्णन करता है, कौन करता है? तो ये मलफुजात। तो मलफुजात जो है वो सूफी संतों की बातचीत का वर्णन करता है। और बाकी ये जो मकतूबात है ये लिखे हुए पत्रों का संकलन है। और तजाकिरा जो है वो सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण है। और मकतूबात लिखे हुए पत्रों का संकलन हमने देख ही लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। शैल चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज एक पुरातत्वविद आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी, सही है। और उत्तर पुरापाषाण चरण के चित्र रैखिक निरूपण है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर ए हो गया। ठीक है, और ये जो तीसरा ऑप्शन है ये हमारा गलत क्यों है? तो ताम्रपाषाण काल में हरे और पीले रंग का उपयोग करने वाले, तो हरे और पीले रंग का उपयोग किया गया था, ना कि लाल और पीले रंग का। ठीक है, इनका उपयोग करने वाले चित्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई। क्वेश्चन नंबर 75 और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा। और अगले क्षेत्र से लेकर 150 क्वेश्चन तक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम कवर कर रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम उसको सेकंड पार्ट में देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम सूर्य नूतन विकसित किया? तो ये विकसित किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ये 75 क्वेश्चन होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सेकंड पार्ट हमारा जो आएगा उसमें हम 75 क्वेश्चंस को देखेंगे। ये हमारा इतिहास की एनसीईआरटी का 6th to 12th एनसीईआरटी का 150 क्वेश्चन हमारे विद एक्सप्लेनेशन कवर हो जाएंगे। इसको आप बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी देख सकते हैं और बीपीएससी 69 के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण टेस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।